नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, जो मगध महाजनपद का जो 7 राजवंश है उसमें से जिसका जिसका शासनकाल चल रहा था वो हम लोग पढ़ चुके थे। तो उसमें से पहला हर्यक वंश को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और सेकेंड नंबर पर आता है शिशुनाग वंश। तो हर्यक वंश में क्या हुआ था, लास्ट का थोड़ा सा आपको रिवाइंड कर देता हूँ कि जो हर्यक वंश में था नाग दशक जो अंतिम शासक था, उसका जो सेनापति था शिशुनाग, वो उसकी हत्या कर देता है। क्योंकि शिशुनाग जानता था कि ये जो हर्यक वंश में जितने भी शासक बन रहे हैं वे कहीं ना कहीं अपने पिता की हत्या करके शासक बन रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी इसके जो नाग दशक है ये एकदम नकारा है, नकारा शासक है, तो इसका आगे का वंश नहीं चल पाएगा, तो क्यों ना मैं इसकी हत्या कर देता हूँ और आगे के वंश चलाने के लिए मुझे ऐसे इसकी शासक बनना पड़ेगा। तो शिशुनाग एक सेनापति था जो कि हत्या कर दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिशुनाग वंश का ये जो मगध साम्राज्य है यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ था। तो ये शिशुनाग वंश के टाइम का है जो 413 से 345 ईसा पूर्व था। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये जो शिशुनाग वंश का संस्थापक जो असल में संस्थापक था वो था शिशुनाग था। यह मगध का राज्यपाल था, जैसे सेनापति था, जिसे नाग दशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था, अभी मैंने बताया आपको, उसका अपदस्थ यानी हत्या कर दिया। उसने मगध की राजधानी राजगीर से हटाकर, जो मगध की राजधानी था राजगीर, उसको हटाकर वैशाली कर दिया शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश के राजाओं का नाम कुछ इस प्रकार है कि पहला शिशुनाग था, दूसरा कालाशोक था और तीसरा नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन का जो नाम है यह अंतिम शासक में लिया जाता है शिशुनाग वंश में, लेकिन इसका अभी कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि ये अंतिम शासक था, इसका कोई जानकारी नहीं मिलता है। लेकिन जो शिशुनाग था इसकी लगभग 413 से 395 ईसा पूर्व की ये शासक इसका शासनकाल था, जो वैशाली को राजधानी बनाया। कौशल और अवंती से युद्ध किया था, कौशल और अवंती से युद्ध किया था। और इसका जो मृत्यु हुआ था शिशुनाग का मृत्यु 315 में हुआ था, 315 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था। और इसका जो पुत्र था कौन था? कालाशोक यही गद्दी पर बैठता है। कालाशोक कब बैठता है गद्दी पर? 395 से 367 में, 367 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठता था। और इसके शासनकाल में जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, और ये बौद्ध संगीति कौन था? पहला तो हो चुका था, ये दूसरा बौद्ध संगीति था जो उस कालाशोक के टाइम में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था बौद्ध संगीति। और ये था शिशुनाग वंश के राजाओं का ये सबसे अच्छा काम ये था कि जो भी सामंजस्य बनाए रखता था, मतलब बौद्ध और जैन धर्मों का सामंजस्य, एक दूसरे के मतलब संरक्षण देता था, सुरक्षा देता था ये कालाशोक। तो इस वंश का संस्थापक ये भी बोल सकते हैं कि कालाशोक ही था, जिसके समय दूसरा बौद्ध संगीति का ये आयोजन किया गया था। इसके समय में कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय, देखिए कालाशोक जी, ये कालाशोक है ना, इसकी हत्या इसकी भी हत्या की गई थी। लेकिन कब? जब ये कालाशोक अपने राजधानी पाटलिपुत्र में था, क्योंकि वो राजधानी कौन, शिशुनाग ने क्या किया था, राजधानी राजगीर से हटाकर वैशाली कर दिया था, यानी वैशाली जो आज का पाटलिपुत्र है। तो वहाँ पर ये कालाशोक अपने राजधानी वैशाली में यानी पाटलिपुत्र में घूम रहा था। तो उसके घूमते समय महापद्म नामक व्यक्ति ने महापद्नंद नामक एक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दिया था। किसे? चाकू मारकर हत्या कर दी थी कालाशोक को। और यहाँ पर दिया गया है कि वैशाली राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया। तो ये चूंकि शिशुनाग ही किया था स्थानांतरित, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा
कि जो राजगीर से वैशाली लेकर गया था और ये पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया, वैशाली। देखिए, महाबोधि वंश के अनुसार जो काला शोक था, महाबोधि वंश के अनुसार जो काला शोक था उसके 10 बच्चे थे, 10 पुत्र थे, और जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया, 22 वर्षों तक शासन किए थे, 22 वर्षों तक शासन किए थे ये इसके 10 बच्चों ने। और उनमें से अंतिम शासक नंदीवर्धन था। ऐसे इसका नाम स्पष्ट नहीं आता है, इतिहासकार मानते नहीं हैं, लेकिन ऐसे कुछ कहीं कहीं पर पढ़ाया जाता है और कहीं कहीं पर ये बताया जाता है कि ये कोई इसका साक्ष्य एविडेंस, प्रमाणित एविडेंस नहीं मिला है, तो इसको छोड़ देते हैं। और इसका जो हत्या था महापद्मनंद ने किया था, महापद्मनंद ने किया था। लेकिन शिशु जो 344 था, 344 ईसा पूर्व में, 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत हो गया था, अंत हो गया, शिशुनाग वंश का अंत हो गया और नंद वंश का उदय हुआ। लेकिन नंद वंश के उदय से पहले हम लोग देख लेते हैं शिशुनाग वंश का सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन क्या क्या था। तो बौद्ध धर्म का इस काल में शासकों का संरक्षण मिला था। तो सिर्फ बौद्ध धर्म ही नहीं, जैन धर्मों का भी संरक्षण मिला था, जैन धर्मों के लिए भी संरक्षण मिला था। काला शोक ने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत यानी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाया था, जो बौद्ध भिक्षुओं में अनुशासन के नियमों पर केंद्रित था। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं में अनुशासन के नियमों पर केंद्रित था। अब हम लोग देखते हैं शिशुनाग वंश का पतन कैसे हुआ था। तो ये जो चैप्टर है बहुत छोटा है, इसको हम लोग इसी में कवर करेंगे, शिशुनाग वंश को। और अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश का। लेकिन इस शिशुनाग वंश का जो पतन हुआ था, कैसे ख़त्म हुआ था, इसका अस्तित्व कैसे ही ख़त्म हो गया था। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, इसका कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर नंदीवर्धन को पढ़ते हैं। परंतु कहा जाता है कि उसे पद्मनाथम नंद ने पराजित कर दिया, यानी हत्या कर दिया, फिर से नंद वंश की स्थापना की। तो जो पद्मनंद है उसने नंदीवर्धन की हत्या कर दिया, और नंदीवर्धन कौन था, अंतिम शासक था शिशुनाग वंश का। महापद्मनंद को पृथ्वी एक राट का उपाधि दिया गया। इसका अर्थ होता है पूरे पृथ्वी का एक छत्र सम्राट, पूरे पृथ्वी का एक छत्र सम्राट। और 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत हो जाता है। उसके बाद 344 में नंद वंश की उदय होती है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको, छोटा सा लेक्चर है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश, जो 344 से 322 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा है। तो थोड़ा नंद वंश ऐसे कह सकते हैं कि थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश तो उससे भी लंबा है। तो हर वीडियो को मैं एक टॉपिक को कवर करूँगा, बस आप मेरे वीडियो तक बने रहिएगा और अच्छे से देखिएगा। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कहाँ नहीं समझ आया, वो एक पॉइंट ऐसे लिखकर मुझे बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।